राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून की वो रात संविधान को जरिया बनाकर अपनी जिद को पूरा करने का नाम था आपातकाल। नमस्कार दोस्तों, 25 जून 1975 को भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी इम्पोज कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। अपोजिशन के लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और ये इमरजेंसी हमारे इंडियन डेमोक्रेसी पर काला धब्बा माना जाता है। 1975 में इमरजेंसी क्यों इम्पोज की गई, इसके रीजंस तो आप लोगों को मालूम ही होंगे, लेकिन इमरजेंसी इम्पोज करने की प्रोसेस क्या है और प्रेसिडेंट कब कब इसे देश में इम्पोज कर सकते हैं, इमरजेंसी इम्पोज होने से देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आइए जानते हैं इमरजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 में है और ये पावर यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट हमारे देश में 3 तरह से इमरजेंसी लगा सकते हैं। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 एंड सेकंड प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 358। आइए तीनों को जानते हैं डिटेल्स में। नेशनल इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है या प्रेसिडेंट को लगता है कि कहीं पर भी वॉर लाइक सिचुएशन या इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो रही है तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 का यूज करके नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। पूरी इंडिया के लिए भी घोषित कर सकते हैं या फिर इंडिया के कुछ एक छोटे से हिस्से के लिए भी घोषित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगानी हो तब भी प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 का यूज करके वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगा सकता है। If President is satisfied that there is an imminent danger to security of India, then he can proclaim emergency on 3 grounds. The one is war-like situation with other country, and second is external aggression, and third is armed rebellion. अगर खुद इंडिया में अंदर ही आर्म्ड रेबेलियन कोई विद्रोह कर दे, जैसे रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ था, तब भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लाइक सिचुएशन लगा सकता है। इमरजेंसी लगाने के लिए ये तीनों ग्राउंड्स को एक्चुअल में होने की जरूरत भी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को सिर्फ लगेगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, सिक्योरिटी को खतरा है, तो एक्चुअल इवेंट होने से पहले भी इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिटन एडवाइस चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन एग्जीक्यूटिव जब लिख कर देगी प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर रूल लगाना है, इमरजेंसी लगानी है, तब प्रेसिडेंट 352 का यूज करके इमरजेंसी को घोषित करता है। इंडिया में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1971 में आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, एंड थर्ड वन इज 1975 इंदिरा गांधी जी के पीरियड में। तीनों में अंतर यह है कि 1962 और 71 वाला एक्सटर्नल अग्रेशन वॉर की वजह से, बाहर से अटैक होने की वजह से इमरजेंसी लगी थी, लेकिन 75 में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से, देश के अंदर ही डिस्टर्बेंस होने की वजह से इमरजेंसी को घोषित किया था। लेकिन 1975 इंदिरा गांधी जी के पीरियड में जो इमरजेंसी लगाई थी उसका रीजन, एक्चुअल रीजन तो सबको ही मालूम है। बिहार और गुजरात में जेपी नारायण के अंडर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे इंदिरा गवर्नमेंट के खिलाफ, ये पूरी सिचुएशन इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को इम्पोज करके हैंडल की। सारे नेताओं को, बड़े बड़े लीडर्स को जेल में डाला और सारे फंडामेंटल राइट्स को स्टॉप कर दिया। एक्चुअल में 1975 इमरजेंसी सिर्फ इंदिरा गांधी जी के बोलने पर ही इम्पोज कर दी थी प्रेसिडेंट ने, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछा भी नहीं था कि क्या इम्पोज करना चाहिए या नहीं। ओनली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट ने इसको घोषित कर दी और कई घंटों के बाद रिटर्न एडवाइस प्रेसिडेंट के पास पहुंची। एक्चुअल में इमरजेंसी लगने के बाद रिटर्न एडवाइस पहुंची। तो इसीलिए 1980 में मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इमरजेंसी आर्टिकल 352 इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। अगर अब आगे इमरजेंसी इम्पोज होगी तो इमरजेंसी के ग्राउंड्स को चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट कि क्या वो वैलिड ग्राउंड्स हैं या फिर नहीं। थ्रू 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगर देश के किसी हिस्से में ऑलरेडी एक इमरजेंसी चल रही है फिर भी प्रेसिडेंट दूसरी इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है।
देश के दूसरे हिस्से में या फिर कंप्लीट इंडिया में। इमरजेंसी इम्पोज होने के ठीक 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस से इमरजेंसी को पास होना, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है और ये इमरजेंसी अगले 6 महीने तक चलेगी। 6 महीने के बाद फिर से इमरजेंसी को दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना जरूरी है। ऐसे अनलिमिटेड टाइम्स तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इमरजेंसी के टाइम पर लोकसभा ही ना हो, पार्लियामेंट ऑलरेडी डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? तो राज्यसभा ओनली इसको पास करता रहेगा हर 6 महीने पर, जब तक इसको इमरजेंसी को चलाना है। लेकिन जैसे ही लोकसभा न्यू फॉर्मेशन होगा तो उसके जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर उसको पास कराना जरूरी है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स थे। पहला वॉर, सेकंड एक्सटर्नल एग्रेशन एंड थर्ड इज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। मतलब अगर देश में डिस्टर्बेंस होगा तो इमरजेंसी लगा देंगे, जो इसी का यूज करके 1975 में इमरजेंसी इम्पोज की थी। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हटा के आर्म्ड रिवेलियन कर दिया था। जब विद्रोह होगा, हथियार के द्वारा विद्रोह होगा, तभी इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। और देखते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इमरजेंसी के कौन कौन से प्रावधानों को चेंज किया था। पहले इमरजेंसी को पार्लियामेंट से पास कराने के लिए 2 महीने का टाइम होता था। 44th अमेंडमेंट से ये विदिन 1 मंथ हो गया। पहले सिंपल मेजोरिटी से पास होता था इमरजेंसी, अब स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। पहले ऑल फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होते थे एक्सेप्ट 20 एंड 21, लेकिन अब केवल वही फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होंगे जो इमरजेंसी को चैलेंज करेंगे, जो इमरजेंसी में दखल देंगे। लेकिन 20 और 21 तो अभी भी एक्सेप्शन है। और ये लगेगा भी कब? जब इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से खतरे के रूप में इमरजेंसी लगेगी, तब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे यहाँ पर। और पहले अगर एक बार पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव कर दी इमरजेंसी, तो ये लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, जब तक इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन अब अगर एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो वो सिर्फ 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने के बाद फिर से पार्लियामेंट को इसको अप्रूव करना होगा। तो ये कुछ प्रोविजंस चेंज हुए इमरजेंसी को लेकर आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। The President is empowered to make directions to the states in the manner in which their executive powers is to be exercised. Thus, state government brought under the complete control of the center, although the state government is not suspended. प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है, एग्जीक्यूटिव को कैसे काम करना है, क्या करना है, कंप्लीट कंट्रोल के अंडर में आ जाता है, लेकिन सरकार भंग नहीं होती राज्यों की। सेकेंड, पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पर सेंटर का कंप्लीट कंट्रोल आ गया है, सस्पेंड नहीं हुआ लेकिन कंट्रोल आ गया है, तो स्टेट लॉज की किसी भी लिस्ट का एक लॉ पार्लियामेंट पास कर सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है। कंडीशन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक वो रहेगा। अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट दोबारा से पास करती है अपनी स्टेट असेंबली में, तो वह कंटिन्यू हो सकता है, वरना इमरजेंसी के ठीक 6 महीने बाद वह लॉ खत्म हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस on state subjects if only parliament is not in the session। पहले स्टेट के सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट के पास पावर आई, पार्लियामेंट बना रही है। अगर पार्लियामेंट भी नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल के लॉ बना सकता है इमरजेंसी में, और इमरजेंसी के खत्म होने के ठीक 6 महीने बाद ये सब खत्म हो जाएगा, स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट ने दोबारा से उसको पास कर दिया तो वह कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले ये सिर्फ उन स्टेट्स में हो सकता था जिसमें इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये अब किसी भी स्टेट्स में इमरजेंसी चाहे किसी एक स्टेट में लगी हो, लेकिन ये सारा स्टेट्स के लिए इम्प्लीमेंट या लागू हो सकते हैं। जिन स्टेट्स में इमरजेंसी लगी हुई है वहाँ पर तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता ही है, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये फंडामेंटल राइट सस्पेंशन को कंप्लीट इंडिया में कर दिया। कहीं भी फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास कराना बहुत जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन लेजिस्लेचर।
Parliament by law may extend the normal tenure of parliament or state legislatures. During emergency पार्लियामेंट का टाइम और स्टेट लेजिस्लेचर का टाइम बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन करने की कंडीशन में नहीं होती है इमरजेंसी के टाइम पे, वॉर चल रहा हो किसी कंट्री से तो एक बार पार्लियामेंट में लॉ पास होगा और 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही हर साल 1-1 साल करके हर बार लॉ पास करके आगे आगे टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी का रिमूवल होगा उसके तुरंत 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन होगा। Impact of emergency on financial provisions. President may modify the provisions of distribution of financial resources between center and states, only valid for that financial year and also subject to Lok Sabha approval. President financial डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है, पैसा देना है नहीं देना है, कितना देना है कम करना है, कुछ भी फाइनेंशियल वो मॉडिफाई प्रोविजंस कर सकता है। लेकिन जो कंपलसरी चार्जेस हैं वो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देने ही हैं अनटिल फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लगे। तो टाइम्स व्हेन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड इन इंडिया, तो फर्स्ट सबसे पहले 1962 में इमरजेंसी लगाई। इंडिया चाइना का वॉर, अरुणाचल में एक्सटर्नल अग्रेशन किया था चाइना ने, इसलिए इमरजेंसी लगाई थी 1962 में। देन 1965 में पाकिस्तान का वॉर हुआ था, लेकिन कोई इमरजेंसी नई नहीं लगाई, फ्रेश इमरजेंसी नहीं इम्पोज की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही थी, वही पहले वाली ही ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए पाकिस्तान वाले वॉर में 65 में कोई फ्रेश इमरजेंसी नहीं लगाई। एंड सेकेंड है 1971, बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाई थी, इंडो पाक वॉर हुआ था, उसमें इमरजेंसी लगाई, उसमें भी एक्सटर्नल अग्रेशन का ग्राउंड था। एंड 1975 में इमरजेंसी लगाई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड्स पर, जिसको बाद में 44th अमेंडमेंट ने आर्म्ड रिवेलियन ग्राउंड को बना दिया था। जनता पार्टी केम टू पावर एंड अपॉइंटेड शाह कमीशन टू इन्वेस्टिगेटेड मिसयूज ऑफ इमरजेंसी। देन ओनली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और जितनी भी प्रोविजंस हैं जो मिसयूज करते थे इमरजेंसी को, उनको चेंज किया। ये आज इमरजेंसी का नेशनल इमरजेंसी वाला टाइप है, आर्टिकल 352। नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंशियल रूल देखेंगे। कुछ लोग वेस्ट बंगाल में आफ्टर कोलकाता रेप इंसिडेंट के बाद से डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल लगना चाहिए वेस्ट बंगाल में। तो प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की प्रोसेस क्या है, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। एंड उसके बाद थर्ड पार्ट में फाइनेंशियल इमरजेंसी समझाऊंगा। तो ये प्लेलिस्ट पूरी होगी, आप उसमें देखते रहने ना। और नेशनल इमरजेंसी अगर आपको समझ में आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।